अभी हम एक ऐसे जगह में हैं जहाँ पे डॉक्टर साहब का खुद का एक जंगल है। ऐसे बीमारियों का इलाज इन जड़ी बूटियों में है जिसको हम सोच नहीं सकते। यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर 340 प्रकार के मेडिसिनल प्लांट है। हड्डी टूटी, बांध दिया, एक हफ्ते बाद चलना चालू। तलवार के घाव लगते थे तो आज घाव लगा और दूसरे या तीसरे दिन वो फिर युद्ध पे चले जाते थे, घाव ठीक हो जाता था। जैसे कोई जॉब करता है, अच्छे से अच्छा पोस्ट हो, एक आईएएस भी हो, पूरा लाइफ जॉब करे तो 3 करोड़ कमाएगा। और 10 साल में आप पेड़ लगा के, मतलब 5-6 एकड़ में पेड़ लगा के, यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। होता है। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल वालों को कि खेती में पैसा है, सबसे ज़्यादा पैसा आने वाले वक्त में खेती में ही है। तो धरती माँ को हमने दिया 50 ग्राम, धरती माँ देती है हमको 500 ग्राम 10 गुना, या 1 किलो 20 गुना देती है। कौन से बैंक में 10 गुना 20 गुना हमारा पैसा बढ़ता है? नहीं बढ़ता। धरती माँ लेकिन देती है। भाई गेहूं का एक दाना लगाते हैं और वो 50 दाना 40 दाना देती है। तो धरती की सेवा से ज़्यादा फायदा किसी में नहीं है। हेलो, नमस्ते, जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं दीपक, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी मैं हूं कोंडा गांव में माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म है। यहां पे डॉक्टर राजा सर फार्मिंग करते हैं और ये फेमस है काली मिर्च के लिए। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूं। इसके बारे में एक पूरा पॉडकास्ट आएगा जिसमें पूरा डिटेल बताएंगे कैसे फार्मिंग करते हैं। बस उनका एक छोटा सा इंट्रो बताता हूँ। डॉक्टर राजा राम सर जो हैं ये बस्तर में ही फार्मिंग करते हैं। 1100 एकड़ एरिया में ये फार्मिंग होता है और भारत के सबसे रिचेस्ट फार्मर हैं। इनके पास खुद का हेलीकॉप्टर है, रेंज रोवर जैसी गाड़ी जो है इनके फार्म हाउस में है। मतलब सोच सकते हैं कितना रिचेस्ट पर्सन है। यहाँ पर कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो विलुप्त हो चुका है और ऐसे लोग यहाँ पर चोरी चुपके से आते हैं। अमेरिका से लोग यहाँ पर आए थे इनका फ़ोटोज़ लेने के लिए, ये पेड़ का फ़ोटोज़ लेने के लिए, क्योंकि ये प्लांट अब विलुप्त हो चुका है। पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हर्बल प्रोडक्ट हैं ये सारे के सारे अमेरिका, यूके में इसका हाईली डिमांड है, इसलिए यहाँ पे खेती कर रहे हैं। यहाँ पर 340 प्रकार के प्रजातियों का जड़ी बूटी यहाँ पर मिलता है जिनको खुद ही वो संरक्षित करके यहाँ पर रखे हैं। बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स, डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं इनसे सीखने के लिए, इनके जानने के लिए। अगर आप लोगों को भी ये सीखना है तो आप लोग भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं। जैसे कि अभी हम सीखने के लिए आए हैं, हम देखने के लिए आए हैं। बने रहे हमारे वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो। इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं राजा राम सर से और इनके फार्म हाउस घूमते हैं। आइए। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं दीपक। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी। ये पूरे भारत के सबसे रिचेस्ट फार्मर हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था जिसमें मैं देखा कि एक फार्मर ने एक हेलीकॉप्टर लिया है फार्मिंग करने के लिए। और मैं एक और न्यूज़ सुना था जिसमें वो काली मिर्च का खेती करते हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के बस्तर में। तो ये सुन के तो मैं शौक हो गया था। तो मैं सोचा कि एक बार इनसे मिला जाए और प्रॉपर 1 to 1 बात किया जाए कि कैसे कर रहे हैं और कैसे इनका पूरा जर्नी है ये फार्मिंग का, तो ये जानते हैं। देखिए, खेती तो हमारा पुश्तैनी काम रहा है जी। बस्तर में मेरे दादाजी भी प्रगतिशील किसान के रूप में जाने जाते थे। हाँ। समुदत्त तिवारी जी, स्वर्गीय। और ज़्यादातर हम धान की दाल मतलब अरहर की, सरसों वगैरह खेती करते थे। हाँ। तो मैंने सोचा कि खेती में कुछ और आगे ज़्यादा फायदे वाली फसल करूं, तो मैंने पहले शुरुआत सब्जियों से की थी और उन्नत बीज मंगाए, बाहर से मंगाए और खेती किया। प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा हुआ लेकिन रेट अच्छा नहीं मिला। तो अन्य लाभदायक फसलों की खोज में फिर मैं हर्बल की खेती की ओर आया। कि सब्जियों में क्या था कि अगर आज नहीं बेचा टमाटर तो कल फेंकना पड़ जाएगा। और एक साथ जब हमारी गोभी की फसल आई तो पता चला सबकी गोभी उसी समय निकली है। और गोभी का रेट उस ज़माने की बात कहूँ तो 50 पैसा किलो हो गया। तो उसके तोड़ के बाज़ार तक ले जाने का खर्चा नहीं निकल रहा था। तो हमने खड़ी फसल पे ट्रैक्टर चलाया और कान पकड़ा कि आज के बाद हम ऐसी खेती करेंगे जिसका जो सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, जो ऐसा ना हो कि आज नहीं बेच पाए तो कल फेंकना पड़े। तो जड़ी बूटियों की जो ध्यान गया कि जड़ी बूटियाँ तो सालों साल तक ख़राब नहीं होती। जड़ी बूटियाँ, मसाले जैसे काली मिर्च है 4 साल तक ख़राब नहीं होती। मूसली है, अश्वगंधा की जड़ें आप कई सालों तक रख सकते हैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी
हर्बल की ओर बढ़ी। जब ये स्टार्टिंग में आप किए सर, तो ये उस टाइम तो बहुत ही चैलेंजिंग भरा रहा होगा, क्योंकि आप लगभग आपको 40 साल से भी अधिक का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो उस टाइम कैसा था, आप उस टाइम जब सोचे इसके बारे में? देखिए, जड़ी बूटियां ज़्यादातर जंगल से आती थी, तो इसको खेती करने की कोई तकनीक, हाँ, एग्रोनॉमी तब नहीं थी, मार्केट भी नहीं था। और मार्केट जो था वो जंगल वाला था। हाँ। तो जंगल वाले में खाली कलेक्शन चार्ज मिलता है। एक दिन में 5 किलो इकट्ठा किए तो 5 किलो का कीमत 200 रुपया। हाँ। 10 किलो इकट्ठा करेंगे तो 10 किलो का भी कीमत ऐसा सेट कर देंगे, खाली मजदूरी मिलेगी जी। लेकिन जब खेती हमने सोची तो खेती में तो लागत आती है। हाँ। तो लोकल बाजार जो था वो ज़्यादा पैसा देने को तैयार नहीं। जी। तो जंगल का माल मतलब लूट का माल, तो लूट का माल खरीदने वाले व्यापारी पैसा देने को तैयार नहीं थे। तो इसीलिए फिर मैंने जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसका दरवाज़ा खटखटाया। अच्छा। और चूँकि वही समय था जब इंटरनेट का दौर शुरू हुआ था 2001-2 में। हाँ। और भारत के हम पहले किसान हैं जिन्होंने वेबसाइट बना के अपना मार्केटिंग चालू किया, जी जी। आज से करीब 22-23 साल पहले। हाँ हाँ। तो इससे हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खिड़की मिली, हाँ हाँ। और हमने देखा यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं अगर अच्छी क्वालिटी हो आपकी। हालांकि क्वालिटी के बारे में कहूँगा कि भारत का छवि कोई बहुत अच्छी नहीं है जी। माना जाता है कि भाई भारत के लोग मिलावट करते हैं, तो जड़ी बूटियों में भी करते हैं और होता भी है। अच्छा। तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हाँ। बाजार, मेरा मानना है खेती करना तो सरल है बट उसका मार्केटिंग करना ज़्यादा कठिन है। तो मैंने मार्केटिंग पे ही अपने आप को ज़्यादा मजबूत किया। जी। और रेट में उतार चढ़ाव जो होता है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा। जैसे हमने शुरुआती में 1996 में 25 लाख रुपया बैंक ऑफ इंडिया कोंडागांव से लोन लिया और मूसली की खेती चालू की। तो शुरुआत में तो अच्छा प्रॉफिट रहा, लेकिन 2002 के आसपास जब पहुंचे तो उस समय मैंने 1,56,00,000 के आसपास लोन लिया है एडीबी ब्रांच जगदलपुर से, और मूसली की खेती बड़े पैमाने पे की। अब देखिए, जब कई किसान उगाने लगे थे उन दिनों मूसली, प्रोडक्शन जब होने लगा तो बाजार ने उसका मार्केट गिरा दिया। अच्छा। और वो 1600 रुपये में बिकने वाली मूसली 400 रुपये पे आ गई। तो हालत ये हो गई कि छोटे किसान तो बर्बाद हो गए, और हम भी बैंक की नज़र में डिफाल्टर हो गए कि भाई 400 रुपये में बेचेंगे प्रोडक्शन तो कर्जा कहाँ से पटाएंगे। हमारी ज़मीनें नीलामी पे आ गई, और जो एक समय हम 2000 में भी हम जड़ी बूटी की खेती के बारे में भारत के नंबर 1 माने जाते थे, लेकिन जितना नाम हुआ था, इंडिया टुडे में भी आया था सब जगह कि भाई सबसे बड़े किसान या सबसे बड़ा हर्बल फार्म बस्तर में बन रहा है, उसके बाद ये स्थिति आ गई कि वो सबसे बड़े जो किसान हैं उनका ज़मीन नीलाम हो रहा है। तो हम गिरे, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, ना मूसली को छोड़ा ना खेती छोड़ी, लगे रहे। परिवार का साथ मिला, भाइयों का, और विशेषकर यहाँ के आदिवासी भाई जो मेरे साथ मिलकर खेती कर रहे थे, उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, और हम मूसली आज सोच लीजिए 7,000-8,000 रुपये किलो तक बिकती है मूसली, हमने छोड़ा नहीं। और आज मूसली के हम केवल खेती नहीं करते बल्कि उसके कैप्सूल भी बना दिए। तो पहले हमारे भारत में इस तरह का मार्केट नहीं था, तो हमारे भारत में कितने सारे जड़ी बूटी हैं जो एक्सपोर्ट होता है, और चाइना सबसे आगे भी है इस पे, और सेकंड नंबर पे भारत आता है। तो चाइना का जो इकोसिस्टम है वो कैसा है, और हमारा भारत का इकोसिस्टम कैसा है, उस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, ये आश्चर्य का विषय है कि भारत के पास पर्याप्त संभावनाएं हैं। जैसे कि क्लाइमेटिक जोन की बात करें तो भारत में 16 क्लाइमेटिक जोन हैं। जड़ी बूटियों की बात करें तो मार्केटेबल जो जड़ी बूटियां हैं चाइना के पास लगभग 400 हैं, और हमारे पास लगभग 4,000 से भी ज़्यादा है। 4,000 जड़ी बूटियाँ जी, प्रकार की। और इसके अलावा लोग सोचते होंगे कि चीन बहुत बड़ा देश है तो उसके बाद हमसे ज़्यादा खेती होगी, लेकिन मैं बताऊं कि ज़्यादातर पहाड़ वगैरह हैं वहाँ, तो कल्टिवेटेबल लैंड यानी खेती योग्य भूमि भी हमारे पास चाइना से ज़्यादा है। अच्छा। बावजूद इसके चाइना के पास जड़ी बूटियाँ भी कम है, खेती भी कम है, और क्लाइमेट भी उतना अच्छा नहीं है, उतना सारा भाई भारत में तो बर्फ़ भी गिरती है, रेगिस्तान भी है, सब कुछ है। उनका जो जड़ी बूटियों का था, मैंने देखा हमसे 20 गुना आगे थे। तो कारण यह है कि हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ जंगलों के ऊपर हम आश्रित रहे हैं, खेती के में आई नहीं वो। तो शुरुआत में हम लोगों ने चालू किया, आज तो काफ़ी बहुत सारे लाखों किसान साथ में जुड़ गए हैं जैविक खेती में। हाँ, शुरुआत में
चूँकि कोई एग्रोनॉमी नहीं थी, कोई उसका नियम नहीं था, तो जो कुछ भी हमने सीखा गलतियां कर करके सीखा। तो 30 साल की गलतियों का परिणाम ये मिला कि हम तो हमें तो सफलता धरती माँ ने दी, साथ ही साथ अन्य किसानों के लिए भी ये अब उन गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं, उनको भी एक फॉर्मेट मिला, एक रास्ता मिला। तो ये रोड मैप जैसे बनाते गए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बस्तर एरिया में कि ये कैसे आया कि यहाँ पर ये इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। जैसे आप काली मिर्च की खेती करते हैं, यहाँ पर उसका फार्मिंग होता है, वो केरल में देखने को मिलता है, पर यहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम बनाना ही ये कैसे आया? देखिए, मैं चूँकि बस्तर के बेहद पिछड़े गांव में पैदा हुआ जी। दरभा विकासखंड के ककलार गांव में, आज भी मेरे माता पिता वहीं रहते हैं, और हमारे घर से निकलो तो जंगल चालू होता था उस समय। तो जंगल में मेरे गुरु होते थे वहाँ के आदिवासी भाई जो मेरे साथ खेलते थे। मैं इकलौता परिवार था जो आदिवासी नहीं था, तो जड़ी बूटियों का ज्ञान मुझे वहीं से मिला। जब मैंने देखा कि जंगल जो है जड़ी बूटियों के नेचुरल हैबिटेट है, यानी प्राकृतिक उनका घर जंगल है, तो जब जंगलों में हो सकते हैं तो अगर हम अपने खेतों को जंगल बना दें तो, या पेड़ लगा के, तो हम उसके साथ बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं, क्योंकि जंगलों में भी पेड़ों के बीच ही खेती होती है। तो पहली बात तो ये थी। लेकिन जब हमारे जंगल तैयार हुए तो मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा थी कि कोई ऐसा क्रॉप करूं जो खेती में ज़्यादा फायदा दे और ज़मीन न घेरे। अच्छा। तो मैंने पेड़ों पे कई तरह की फसलें चढ़ाई, जैसे मकुना जो कहते हैं, जो कि कौच है, उसकी खेती की, पेड़ों पे चढ़ाया उसको, गुड़बार की खेती की, वो भी लताएं हैं, कई तरह की लताओं को लगाया। तो प्रॉफिट देखते गया कि कितना निकलता है। इसी दरम्यान मैंने केरल में देखा कि काफ़ी 1-2 एकड़ का किसान भी बढ़िया कारोबार मेंटेन करता है, नारियल लगाया हुआ है, ऊपर काली मिर्च चढ़ाया हुआ है, नीचे हल्दी वल्दी की खेती हो रही है। तो मैंने उसको देखा कि बस्तर में इसे करने की कोशिश की जाए। तो माइक्रो क्लाइमेट जंगल का जो होता है, हमने ऐसे जंगल बनाए जो 12 महीने हरे भरे रहे। इसके लिए करीब 20-22 तरह के पेड़ लगाए हमने, और फाइनली हमारा जो सुई जाके अटकी ऑस्ट्रेलियन टीक पे, जो कि आकेसिया प्रजाति का एक पौधा है जो 300 गुना नाइट्रोजन अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा फिक्सेशन करता है, यानी वो नाइट्रोजन का फैक्ट्री है। अच्छा। यूरिया का समझ लीजिए, नेचुरल वाला यूरिया का। तो उसको लगाया तो हमने देखा कि काली मिर्च बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और इस पेड़ की जो जड़ें हैं, नाइट्रोजन अपने से एक पेड़ 5 मीटर रेडियस में नाइट्रोजन भर देता है। तो जो दूसरा क्रॉप भी पेड़ के बीच में लगाओगे उसका भी अच्छा प्रोडक्शन है। तो अभी आप देखेंगे भारत सरकार के का जो सबसे बड़ी रिसर्च है स्पाइस पे एजेंसी, वो अपना स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है जो ICR के अंतर्गत है। उनके साइंटिस्ट भी यहाँ पे आके देखे कि भाई काली मिर्च बस्तर में कैसे हो रही है। तो पहला तो सवाल ये था कि भाई इसका गुणवत्ता सही नहीं होगा, केरल में होती है। तो हमने टेस्ट करवाया तो आश्चर्यजनक रूप से देश में जहाँ भी काली मिर्च होती है उससे अच्छी काली मिर्च है। अच्छा। 16% ज़्यादा पिपराइजन जिसके कारण काली मिर्च को दिया जाता है, मतलब मान्यता है या कीमत है, वो 16% ज़्यादा है। अच्छा। और साथ ही साथ जब प्रोडक्शन की बात करें तो आप सर्च कर लीजिएगा, औसत एक पेड़ में, काली मिर्च के एक पेड़ में साल में 1 से 1.5 किलो काली मिर्च होती है जी। और यहाँ जब ऑस्ट्रेलियन टीक के साथ लगाया और जब ये साइंटिस्ट स्पाइस बोर्ड के आए, पहले तो एक साइंटिस्ट आए, फिर 2 आए और आके देखे कि अरे ये तो केरल से बहुत अच्छा हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो बाद में 3 अलग अलग सेंटर के डायरेक्टर साइंटिस्ट आए और यहाँ लगभग 1 हफ्ता के आसपास कई दिन रुक के कैंपिंग की। फिर उन्होंने गवर्नमेंट के जर्नल में छापा कि भाई यहाँ पे 8 से 10 किलो एक पेड़ से काली मिर्च हो रही है जी। तो काली मिर्च के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट है वो कहीं भी तैयार कर सकते हैं इस ऑस्ट्रेलियन टीक के पेड़ के साथ लगा के। ये चारों तरफ से घेर देता है जिससे गर्म हवा अंदर नहीं आती, तो नाइट्रोजन भी देता है। तो ये अभी सीक्रेट, ओपन सीक्रेट है कि भाई इसको लगाएंगे तो हम बीच में हमको यूरिया DAP डालने की जरूरत नहीं, गोबर की खाद के बिना भी पत्तियां सड़ के बहुत अच्छी खाद बनाती है जी। तो एक नया रास्ता खुला जो कि बस्तर नहीं, छत्तीसगढ़ के अलावा मेरा मानना है हमारे जो अन्य राज्य हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार
यूपी के कई भाग में है और उत्तरांचल, बंगाल, सब जगह इसकी खेती अब चालू हो गई, काली मिर्च की नई वैरायटी की। तो ये सभी किसानों के लिए एक रास्ता खुला। दूसरी बात क्या है, हमारे देश में जो खेती की ज़मीन है बहुत कम है। हाँ। अन्य देशों में एक एक किसान का हजार एकड़ है, 500 एकड़ है। अच्छा। और अमेरिका में तो 10-10 हज़ार एकड़ है किसान, 10-10 हज़ार का एकड़ का एक किसान है। हाँ। और भारत में 84% किसान की ज़मीन 4 एकड़ के पास है। हाँ। तो मेरे मन में था कि ये 4 एकड़ में ज़्यादा उत्पादन कैसे ले पाएंगे, तो वर्टिकल खेती करे। तो ये ऑस्ट्रेलियन टीक के पेड़ पे हमने काली मिर्च चढ़ाया कि भाई जो धान गेहूं में तो 6 इंच का पार्टी पैसा देता है ना, जो धान का बाली है, बाकी तो भूसा है। और उसको पराली जैसे गेहूं में गेहूं काट लिया तो उसका जो पैरा है वो आज समस्या बन गया है। तो काली मिर्च में आप देखेंगे 70-70 फीट तक लदी है काली मिर्च। तो अगर 1 फीट को भी पैसा वाला मांगो तो 70 फीट यानी 70 गुना, यानी 70 एकड़ बन गया आपका 1 एकड़। हालांकि एक रात में नहीं बनेगा, एक दिन में नहीं बनेगा, 8-10 साल लगेंगे उसमें। लेकिन तीसरे साल से प्रोडक्शन देता है ये, और हर साल प्रोडक्शन बढ़ता है। तो हम अपनी देश की ज़मीनों को, ज़मीन तो नहीं बढ़ा सकते ना, लेकिन हम वर्टिकल फार्मिंग करके अपना फ़ायदा कई गुना बढ़ा सकते हैं, 50 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जो नए फार्मर हैं ये बहुत क्विकली चाहते हैं कि हर चीज़ प्रोडक्शन जल्दी हो, जल्दी उनको उसका पैसा भी मिले, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? सफलता का रास्ता शॉर्टकट नहीं होता, मेरा मानना है। जी। और ओवरनाइट या रातों रात कुछ नहीं होता। और हर कोई चाहता है कि भाई रातों रात कोई पैसा बना ले। पहले तो ऐसी कोई मशीन नहीं है खेती, ये बताना चाहूँ। दूसरा क्या है, यूट्यूब वाले भी कई बार ना इसमें देखेंगे, जैसे कि प्राय आप हेडिंग देखेंगे कि फलानी क्रॉप लगा लो 1 करोड़ कमा लो, महोगनी लगाओ 50 करोड़ कमाओ। तो इस तरह की हेडिंग डाल के लाइक के लिए तो ढेर सारे जगह किसानों को भ्रमित कर देते हैं। अब महोगनी लगाए हैं, 15 साल बाद ढूंढ रहे हैं, ग्राहक नहीं मिल रहा है। लगाया कि 3 साल में फसल हो जाएगी बोले। अब एक इमली का वैरायटी लगाया, इमली वो अभी 15 साल नहीं 20 साल हो गया, इमली नहीं फल रहा है। वो आया, अपना पौधा बेचे और चले गए। तो इस तरह के जो भ्रामक कंपनियां भी आती हैं जो रातों रात पैसा कमा के चली जाती हैं, तो उससे किसानों को बड़ा घाटा होता है। एक किसान अगर घाटा उठाता है ना, तो वो 100 किसानों को बताता है कि इसको मत जाओ। तो नया फसल का करने की तरफ से किसान फिर डरने लगते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल वालों को कि खेती में पैसा है, सबसे ज़्यादा पैसा आने वाले वक्त में खेती में ही है। लेकिन शॉर्टकट नहीं है, धरती माँ की सेवा करनी पड़ेगी। धरती माँ देने में कोई कंजूसी नहीं करती। मैं बताता हूँ कि भाई हमने एक पेड़ लगाया 100 रुपये का, और ऑस्ट्रेलियन टीक एक काली मिर्च 100 रुपये का, 200 रुपये डाला। थोड़ा धीरज करो, 4-5 साल रुक जाओ, वो एक पेड़ आपको 5,000 रुपया हर साल दे रहा है। आपका बेटा एक बार नहीं देगा, हो सकता है शादी हो जाए तो अलग हो जाए, लेकिन पेड़ आपको जरूर इनकम देगा और बढ़ते जाएगा वो इनकम हर साल। मैं बच्चों को बताता हूँ कि हल्दी जैसे हमारे यहाँ देखे हैं, हम हल्दी 50 ग्राम लगाते हैं एक जगह, और वो 500 ग्राम से 700 ग्राम कई बार 1 किलो भी देता है। यानी 20 गुना 25 गुना हल्दी ने साल भर में वृद्धि हुई। तो धरती माँ को हमने दिया 50 ग्राम, धरती माँ देती है हमको 500 ग्राम 10 गुना, या 1 किलो 20 गुना देती है। कौन से बैंक में 10 गुना 20 गुना हमारा पैसा बढ़ता है? नहीं बढ़ता। धरती माँ लेकिन देती है। भाई गेहूं का 1 दाना लगाते हैं और वो 50 दाना 40 दाना देती है। तो धरती की सेवा से ज़्यादा फायदा किसी में नहीं है, ये तय है। लेकिन फसल के चुनाव में हमको देखना होगा कि धान गेहूं सब जरूरी है खाने के लिए। हम उतना उगाएं जिससे हमें हमारा घर चले, या परिवार चले, या हमारे गांव को कमी न हो, या देश को कमी न हो। लेकिन जब हमें मार्केट में जाना है या इंटरनेशनल मार्केट में जाना है, तो ऐसी चीज़ उगाओ जिसकी वहाँ ज़्यादा कीमत हो। भाई उनके लिए $10 पर केजी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। $20 पर केजी काली मिर्च के लिए दे सकते हो, लेकिन उनका $20 हमारे लिए तो 1,500-2,000 रुपये किलो हो गया ना। अब 1,500 रुपये किलो किसको बोलते हैं? या काली मिर्च हम 500 रुपये किलो भी बेचें तो 500 रुपये किलो किसको बोलते हैं? बड़ी रकम।
है ना, किसान के दृष्टिकोण से। भाई हम तो धान देखो ना, धान में 20 रुपया या 25 रुपया किलो बिक रहा है, कोई 5 रुपया बढ़ा देता है तो हम सरकार बदल देते हैं 5 रुपया किलो के लिए, है ना भाई। तो जहाँ पे 500 रुपया किलो अगर मिलने की बात आए तो बड़ी चीज़ है। तो किसानों को, हमारे किसानों को नए नए फसल पे भी ध्यान देना होगा। उनके पास सोने की खदान है, धरती मतलब सोने की खदान, लेकिन लालच करके उसका खूब सारा यूरिया DAP डाल के एक ही साल में हम पूरा खूब सारा प्रोडक्शन ले नहीं सोचते हैं। पेशेंस तो मांगता है, कोई भी काम करें आप, कुछ भी काम करें, कई साल लगते हैं। आप बोलेंगे कि क्विकली हमको चाहिए तो नहीं होगा। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं तो उसके लिए एक 5-6 साल तक आप निस्वार्थ भाव से करिए उसे। और जैसे कि सर तो अभी लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो कई बार गलती किए, फिर उठे, फिर किए, फिर उठे, फिर एक देखे कि हाँ कि हमें काली मिर्च का एक इकोसिस्टम इस तरह से बना लिया है और इस तरह से ये बढ़ रहा है, तो ये अब उस पर ही फोकस करना चाहिए। तो जैसे ये काली मिर्च का भी यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो ये इसका डिमांड जो है कहाँ पर है? तो काली मिर्च एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड 1000 साल पहले भी थी। मैं बार बार कहता हूँ कि हम जो 200 साल अंग्रेजों के गुलाम थे, इसका प्रमुख कारण काली मिर्च थी। जब पुर्तगीज सबसे पहले आए थे तो काली मिर्च की खोज में ही आए थे। और फिर उनके पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज तो बस ही गए थे, यहाँ जाने को तैयार नहीं थे। उनके लिए तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ा। तो काली मिर्च के लालच में ही आए थे वो लोग, और काली मिर्च की पूरी दुनिया में डिमांड है। कोरोना ने तो इसकी डिमांड को कई गुना और बढ़ा दिया। और इसको देखते हुए देखिए, वेस्टर्न कंट्रीज में काली मिर्च के बिना ना सूप तैयार होता है, ना चिकन मटन जो भी उनका भोजन है उसके बिना तैयार नहीं होता। काली मिर्च पहली चीज़ है जो स्पाइस भी है, हर्बल भी है, प्रिजर्वेटिव भी है, और साथ ही साथ यह जो है काली मिर्च एरोमा भी है। तो कई तरह के इसके उपयोग हैं। अब तो दवाइयाँ इससे बन रही हैं, एंटी कैंसर दवाइयाँ भी बनती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी बहुत बड़ी है, ग्लोबल डिमांड इसकी बहुत बड़ी है। और किसान के पास पेशेंस नहीं होता। जैसे आपने बोला 5 साल 6 साल इंतज़ार करो, मैं तो कहता हूँ 6 साल इंतज़ार मत करो। भाई पेड़ लगाओगे तो 10% जगह ही पेड़ घेरता है, 90% तो बीच की जगह खाली है ना, उसमें कुछ तो कुछ उगाते रहो आप, अपने इनकम बढ़ाते रहिए, है ना। तो पहले साल से 6 महीने से ही आपकी आमदनी चालू हो जाएगी, और काली मिर्च 3 साल बाद देगी। धीरज रखो, और फिर लकड़ी तो आपको देगा ही देगा। मुझे लगता है कि हमारे जड़ी बूटी जो है, हम पहले तो यूज़ करते थे, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, वो इसका वैल्यू जानते थे और वो ऑर्गेनिक चीज़ें ही खाते थे। कोदो कुटकी और ये जितने भी जड़ी बूटी है, उसको सबको अहमियत को जानते थे, वो सब प्रोडक्शन करते थे। पर अब धीरे धीरे ये सब चीज़ भूल गए हैं। अब वो ऐसे चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ऐसे चीज़ उगा रहे हैं, इतने खाद डाल दे रहे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो इन चीज़ों को फिर से डाइवर्ट करने के लिए आप कुछ ऐसा पहल कर रहे हैं क्या? देखिए, हमने जो खेती चालू की 96 में, हमने सर्टिफाइड ऑर्गेनिक चालू की। हमने तब से लेके आज तक रासायनिक खाद और दवाई का उपयोग नहीं किया, क्योंकि ग्लोबल डिमांड ऑर्गेनिक की बढ़ते जा रही है। पहले क्वांटिटी पे जोर दिया जाता था कि ज़्यादा अधिक अनाज उपजाओ, क्योंकि उस समय जनसंख्या ज़्यादा थी, अनाज कम होता था, तो क्वांटिटी पे दिया जाता है। अब क्वालिटी पे दिया जा रहा है कि भाई ज़्यादा भले मत उपजाओ, 8 रोटी मत खाओ, लेकिन 3 रोटी खाओ जिसमें जहर मिलाना हो। तो अब ये धीरे धीरे अवेयरनेस आ गई है, और इसलिए ऑर्गेनिक खेती की संभावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और मार्केट का जहाँ तक सवाल है, तो मार्केट भी आवश्यकता के अनुरूप बदलता है। और जड़ी बूटियाँ जो हमारी हैं, ये इनको लेके एक बड़ी धारणा थी कि ये जल्दी असर नहीं करती, है ना। और ये इस कारण से तत्काल हमको फ़ायदा चाहिए, चले भाई इंजेक्शन दवाई लगा लिए, ठीक है। हालांकि वो भी अपनी जगह पे सही है, विशेष परिस्थितियों में उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरा मानना है कि जड़ी बूटियों में जो मिलावट बहुत होती है, और बड़ी कंपनियों ने जड़ी बूटियों के मार्केट को बड़ा नुकसान पहुंचाया। वो तो पैसे कमाए, लेकिन बढ़िया लेबल लगा दिया, बढ़िया बॉटलिंग कर दी, लेकिन अंदर वो जड़ी बूटी है ही नहीं। जैसे लिखा रहेगा 40 प्रकार के जड़ी बूटी के नाम लिखे रहते हैं, हर्बल दवाई उठा लेना, और 40 में आप अगर जांच करोगे तो पाओगे 5 जड़ी बूटी है, बाकी 35 तो है ही नहीं। उसमें फिर 1-2% और 0.1%, 0.1 जो है ही ना के बराबर रहता है, जो आपके
500 ml 1 लीटर के बॉटल में वो 0.01 ऐसा % जो है उस जड़ी बूटी के डालते हैं। पर जो हमारे पास इतना सब कुछ था उसको हम एक विलुप्तता के कगार पे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजा राम सर जो हैं वो 340 प्रकार से भी अधिक प्रकार की जड़ी बूटियों को संरक्षित करके रखे हैं। इनके फार्म हाउस एक अलग बना के रखे हैं, एक इकोसिस्टम है उसका। मैं गया था तो मैं देखा कि पूरा एक जंगल है। आप वहाँ पे जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि एक अलग ही जंगल में आ गए आप। सर से पूछना चाहता हूँ कि इतने सारी जड़ी बूटी जो अभी विलुप्तता के कगार पे है, रेड बुक में भी उनका नाम है, तो वो चीज़ों को आप कैसे संरक्षित किए सर? देखिए, जब बचपन में हम जंगल जाते थे तो जो जड़ी बूटियाँ मेरे आदिवासी गुरु बताते थे पूरा भरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्री के लोग आए और वो हर साप्ताहिक बाजार में दिखा देते थे, ये वाला जड़ी चाहिए, गांव वाले खोद के लाते थे। धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो जब मैंने देखा कि जंगल भी ख़त्म हो रहे हैं, जड़ी बूटियाँ भी ख़त्म हो रही हैं, और जो महुए के कारण जो आग लगती है या तेंदुपत्ते के कलेक्शन के पहले जो बूटा कटाई वगैरह करते हैं, ये आग लगने के कारण भी बहुत सारी प्रजातियाँ ख़त्म हो रही हैं। और पहले जैसे सर्पगंधा है, हिरन तूतिया है, मंजुल गोड़ी है, ये सारी जड़ी बूटियाँ बस्तर में भरपूर थी। आज जाके देखो एक पेड़ नहीं दिखता, तो मुझे लगा कि ख़त्म हो जाएंगी। और रेड डाटा बुक में जो भारत सरकार ने चिन्हित किया है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भी चिन्हित किया है कि ख़त्म हो रही है। तो एक जड़ी बूटी जब ख़त्म हो जाती है तो इस धरती से अगर ख़त्म हो गई तो फिर सारे वैज्ञानिक मिलकर भी उसको दोबारा नहीं बना पाएंगे। तो मुझे लगा कि बस्तर की जड़ी बूटियाँ और भारत की जड़ी बूटियों को संरक्षित करना चाहिए। तो हम सरकार क्या कर रही है या कौन क्या कर रहा है ये कहने के बजाय हम खुद क्या कर रहे हैं। तो मैंने हम और हमारे साथियों के प्रयास से छोटा सा लगभग 7 एकड़ का एक एरिया लिया, उसको जंगल पूरी तरह से बनाया, क्योंकि जड़ी बूटियों का घर है जंगल। तो उस जंगल में करीब 340 प्रकार की जड़ी बूटी, जो आज आप गए थे जहाँ, सुरक्षित है। पहले तो वहाँ हर एक पे बोर्ड भी लगाया था ताकि आप जाओ पढ़ो कि ये जड़ी बूटी इसका क्या फ़ायदा है। लेकिन कई जड़ी बूटियाँ जो दुर्लभ हैं वो चोरी होने लग गई। मैं एक चीज़ सुना था सर कि कोई बाहर के लोग आए थे जो उसका फ़ोटोस लेके जा रहे थे, कोई अदर कंट्री के, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, वर्ल्ड की जो फार्मेसी की सबसे बड़ी कंपनियां हैं विश्व की, उनका बजट इतना होता है कि छोटे मोटे देश के बजट के बराबर, इतनी बड़ी कंपनियां हैं। और वो अब धीरे धीरे शिफ्ट कर रही हैं हर्बल पे या बोटेनिकल पे। तो वो भारत की जो प्राकृतिक संपदा है उनके पे उसकी नज़र गड़ी है। तो मैंने यहाँ पे भी और कई आदिवासी क्षेत्रों में पकड़ाए हैं, पेपर में भी आया कि ये अमेरिकन कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनियों के एजेंट लैपटॉप लेके इन सारे डाटाबेस को लेके आ रहे हैं और कई जर्म प्लाजा चोरी हो रहे हैं। अच्छा। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब छत्तीसगढ़ में भी सुने होंगे कि जोटेफा का एक जर्म प्लाजा था, चोरी हुआ था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे भी कई बार आए, हमने देखा कई बार संदेहास्पद लोगों को। काफ़ी साल पहले की बात है, फिर भगाया। और फिर हमने साइन बोर्ड, जो हर दुर्लभ जड़ी बूटी के बारे में पूरा जानकारी रखे थे, हम देखे वो साइन बोर्ड लगा है और रात को खोद के लेके चले गए। साइन बोर्ड पर बचा है। अच्छा, पेड़ को ही लेके चले गए? हाँ, पेड़ लेके चले गए। अच्छा। तो ये स्थिति जब हमने देखी तो फिर हमने साइन बोर्ड हटा दिए पूरे, और अब संरक्षित हैं कम से कम, वो पहचान नहीं पाएंगे। मुझे पता है, मेरे कंप्यूटर में है कि कहाँ पर है कौन सी जड़ी बूटी। तो ये सब जड़ी बूटी को बाहर से आप लोग लेकर भी आए हैं सर संरक्षित करने के लिए? देखिए क्या है कि कांगेर बेली, बस्तर का जो कांगेर बेली है जी, वो बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के दृष्टिकोण से बेहद धनी क्षेत्र रहा है। जी। हालांकि ये वो खत्म होने जा रहा है। अच्छा। तो हमने बारिश के दिनों में डॉक्टर विशाल भारत थे, वो जड़ी बूटी के बड़े जानकार थे। और स्थानीय जानकारों के साथ जाते थे और वहाँ से 2-2, 4-4 पौधा ला के यहाँ पे लगा देते थे कि आने वाली पीढ़ियों को पता तो चले बस्तर में कितने प्रकार की जड़ी बूटी थी। आज जंगल काट के हम पूरा खेत बना दिए, जंगल बचे नहीं। तो मैंने सोचा कुछ तो संरक्षित रहे। यहाँ पे इन जड़ी बूटियों पे रिसर्च करने के लिए कई यूनिवर्सिटी से PhD करने के लिए स्टूडेंट आते रहे हैं। उनको हम पूरी मदद करते हैं, बताते हैं। डिसीज के लिए भी काम आता है, तो उसको आप लोग यूज़ करते हैं कभी? देखिए, अभी हाल में ही जो मेरी तीसरी PhD हुई है गांडा जनजाति के ऊपर मैंने किया है। और गांडा जनजाति जो है, ये जो यहाँ के आदिवासी जनजातियाँ हैं उनमें वैद्य का काम भी करते रहे हैं। तो उनके पास परंपरागत चिकित्सा पद्धति और जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा ज्ञान था। तो मैंने डॉक्टरेट किया है, तो 25
असाध्य बीमारियों का इलाज कैसे बस्तर के लोग करते हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटी से, उन जड़ी बूटियों को भी संरक्षित किया। इसीलिए हम इसको इथनोमेटिको गार्डन बनाया। और कैसे वो जड़ी बूटी कब खाना है, कितना खाना है, कितने दिन तक खाना है, ये सारी चीज़ों को भी हमने इस रिसर्च में किया है, जिसपे मुझे 5 मार्च को माननीय गवर्नर महोदय और माननीय मुख्यमंत्री साई जी और केदार कश्यप जी और किरण देव जी, इन सब ने मुझे पीएचडी सौंपी इसी 5 तारीख को। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि कोई अगर बीमार है तो ये जड़ी बूटी को खिलाकर ठीक किए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस्तर में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बहुत पिछड़े गांव में रहते हैं, जहाँ पर कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल का नाम भी नहीं सुना है। जैसे अबूझमाड़ क्षेत्र है, पहले कंगेरवली नेशनल पार्क भी बिल्कुल वैसे ही था। अभी भी कई सारे गांव ऐसे हैं कि वो मेन स्ट्रीम तक या सिटी तक नहीं पहुंच पाते, तो वो जड़ी बूटी देकर ही कर लेते हैं। पर आप यहाँ पे ऐसा किए हैं क्या? देखिए, मैं बस्तर के बताया बहुत पिछड़े गांव में था। हाँ। वहाँ से हॉस्पिटल जो था जगदलपुर का 25 किलोमीटर जी था, और हम लोगों को ख्याल नहीं आता हम कभी हॉस्पिटल गए हों बचपन में। अच्छा। हर बीमारी का इलाज हमारे गांव के बैगा करते थे। अच्छा। और ऐसा हम लोगों ने चमत्कार देखा, हड्डी टूटी, बांध दिया, 1 हफ्ते बाद चलना चालू। हड्डी वाला एक वो जड़ी बूटी आता है ना जी। हाँ। ऐसे कितना कुछ हमने देखा। पेड़ से गिरे 50 फीट से अस्पताल में ले जाते तो मर जाता वो। हाँ। और उसको 1 हफ्ते के अंदर चंगा कर दिया। अच्छा, और एक चीज़ देखा, हमारे यहाँ करीब 100 जानवर थे। हाँ। और कई बार कुछ जानवर किसी के खेत में चले गए। हाँ। तो कुछ हमारे गांव के लोग बड़े गुस्सैल भी होते हैं। हाँ। तो खेत में चले गया तो उसने टंगिया ही मार दिया सीधा। हाँ। सीधा 4 इंच का घाव। हाँ। बैल को हुआ। हाँ। एकदम इतना बड़ा घाव हुआ है। हाँ। और यकीन मानो वहाँ से लेके एक औषधि है। हाँ। लाए और उस पर लगाया। हमारे यहाँ दादा काम करते थे। हाँ। ट्राइबल थे। हाँ। और वो लगा दिया। हाँ। और वो चिपक गया घाव पे, और 3-4 दिन बाद वो जो निकाला था निकल गया और घाव ठीक हो गया। उन्होंने कहा कि पहले जब लड़ते थे लोग, हाँ, तो तलवार के घाव लगते थे, तो आज घाव लगा, हाँ, और दूसरे या तीसरे दिन वो फिर युद्ध पे चले जाते थे, घाव ठीक हो जाता था 4-5 दिन में जी। और जैसा एक उदाहरण जगरगुंडा में बताया, मैं जब था वहाँ पे, हाँ, कि वो शिकार पे जाते हैं, वहाँ पारद बोलते हैं, पूरा गांव जाता है शिकार करने। हाँ, हाँ, हाँ। और वहाँ जो शिकार मिला उसको मार के वहीं पे मांस का बंटवारा कर लेते हैं। हाँ, हाँ। लेके आते हैं। तो एक पेड़ है, उसकी पत्ती में जो बांध के ले आए, तो जो टुकड़ा टुकड़ा करके मांस लाए थे, वो पूरा एक फुटबॉल की जैसे बाल बन के रह गया। अच्छा। पूरे जुड़ गए। अच्छा जी। तो ऐसी औषधि है कि आपका कितना भी बड़ा घाव हो, एक्सीडेंट हुआ हो, हाँ, और लगाए, वो अपने आप मांस को जोड़ देता है। अच्छा। तो ऐसी जड़ी बूटी हम लोगों ने देखी है और उसका चमत्कार देखा है। यही कारण था कि बचपन से मैंने तय कर लिया था कि कभी मौका मिलेगा इस जड़ी बूटी, बस्तर की इन दुर्लभ जड़ी बूटियों पर हम काम करेंगे। आज भी है बस्तर में ये चीज़ें, अद्भुत चीज़ें हैं। मतलब कि जिन बीमारियों का कहीं इलाज नहीं, कैंसर का इलाज आपको दावे के साथ कर देते हैं, जो कहीं ठीक नहीं होता है। हमारे पास है औषधियाँ। यकीन मानिए, कम से कम 100 सिकलिंग के मरीज मैंने ठीक किए हैं। अच्छा। सिकलिंग का मैं निःशुल्क इलाज करता हूँ। अच्छा। और डॉक्टरों ने मना कर दिया। यहाँ रजिस्टर में पूरी मौजूद है, कई वीडियोस मौजूद है, मैं आपको भेजूंगा। अगर लोगों को दिखाएं, वो खुद आके बता रहे हैं कि मैं मजदूर हैं, काम नहीं कर पाते, सिकलिंग में शरीर में इतना दर्द रहता है। बोला मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ, 2 साल से कर नहीं पा रहा हूँ, सारे अस्पताल चले गया, ठीक नहीं हुआ। हमने जो जड़ी बूटी उगाते हैं, जो हमारे दादा लोगों ने, आदिवासी भाइयों ने बताया था मुझे, हाँ, क्योंकि उनका मुझ पर भरोसा है। हाँ। उन्हीं के बीच में पैदा हुआ, पला बढ़ा। हाँ। तो वो जानते हैं लालच के लिए नहीं करेगा। हाँ। वो बोलते बाबू पैसा मत लेना, नहीं तो देवता नाराज हो जाएगा। अच्छा। और मैंने पैसा नहीं लिया। हाँ। आप यकीन मानिए, वो उसका इंटरव्यू है। हाँ। अब वो दूसरे लोगों को लेके आता है। अच्छा। बेचारा मजदूरी करता था वो। हाँ। और बोला अब मैं बढ़िया से फिर से काम करने लग गया। हाँ। और वो उड़ीसा तक के लोग अब सिकलिंग के लिए आते हैं और ठीक हो जाते हैं। क्या बात है। इस तरह से कई दुर्लभ बीमारियां हैं, उनका इलाज है हमारे पास। और मानवता के लिए बहुत बड़ी ये धरोहर है, मैं बोलता हूँ खजाना है। अच्छा। और इसे बचाना हम सब का कर्तव्य है। 1-2 और ऐसा ही जड़ी बूटी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। जी, एक तो मैं बताऊंगा, जैसे बचपन में हाँ, हम जंगल जाते थे, तब भैया पानी का बाटल का ज़माना नहीं था। हाँ, पानी कोई लेके नहीं चलता था। हाँ, और हम लोग बांस काटने जाते थे सुबह। हाँ, और शाम को बैलगाड़ी में पूरा बांस काट के ले आते थे। हाँ, जंगलों से।
तो वहाँ प्यास लगती थी और पानी कई बार ख़त्म हो जाता था। तो मुझे एक दादा ने बताया एक कि हमारे आदिवासी बहुत सियान थे, हम उनको दादा ही बोलते थे, मेरे दादाजी की उम्र के थे। एक पेड़ का पत्ता ऐसे तोड़ते थे तो पानी गिरता था, तो उसको एक दूसरे पत्ते में 1 चम्मच के आसपास इकट्ठा कर लो और पी लिए, दिन भर प्यास नहीं लगेगी। 1 चम्मच से बस। अच्छा। और एक भूख लगती थी, मैं छोटा था तो भी मेरी जंगल के प्रति बड़ा आकर्षण था। बैलगाड़ी जा रही है, बांस काटने चले जाता था, भूख लगती थी। तो उन्होंने तुरंत एक पेड़ खोदा और बाद में मैंने उसका पान जैसे पत्ते होते थे, फिर पता किया उसको तरगरिया कांदा बोलते हैं। उसको ऐसी कच्चा आप खाइए, चिकना होता है और थोड़ा सा ऐसे हाथ से रगड़ दीजिए, उसका छिलका निकल जाता है। और अगर आप उसका 3-4 कंद छोटा खा लिए, आपको 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी और ताकत उतना ही। जी, ये एक्सपीरियंस मैं भी किया हूँ। मैं गया था बीजापुर, और बीजापुर में हम नीलम सराई वाटरफॉल गए थे। तो मेरे साथ एक वैद्य जी थे, गणेश जी करके, और वो मेरे साथ चल रहे थे। मेरे पैर में एक चोट आ गया और ब्लड निकलने लगा। मैं वो गए और कुछ पत्ता लेकर आए, ऐसे उसको मैश किया और सीधा लगा दिए, तुरंत ठीक हो गया। तो बहुत सारे जड़ी बूटी हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में है, और पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा अधिक जड़ी बूटी जहाँ जो एक्सपोर्ट होता है वो हमारे छत्तीसगढ़ से होता है। धमतरी में भी एक जगह है, और हमारे यहाँ से भी खुद मतलब बस्तर से भी जाता है बहुत सारे जड़ी बूटी। पूरे एशिया का सबसे ज़्यादा जड़ी बूटी बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अभी आप लोग करेंटली कितने सारे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं? करीब हम 30-40 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारी सोच ये रहती है मार्केट में जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उसको उगाओ। अच्छा। और मार्केटिंग का हमारा सिस्टम ये है कि पहले एडवांस टाई अप कर लो। कि भाई हम कोई कंपनी बोलेगी ये चीज़ मेरे को चाहिए, मैं बोलता हूँ भाई मेरे यहाँ पहले से मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ जो खरीद के ला के आपके लिए स्टॉक करके रखा, मैं उगा के देंगे हम सारे किसान आपको उगा के देंगे। और जो वर्तमान रेट चल रहा है उसी रेट पे हम MOU कर लेते हैं, अब साइन कर लेते हैं। 25-30 सालों में एक मार्केटिंग का सिस्टम डेवलप किया, और जो ज़्यादा डिमांड में रहती है उस हर्बल जिसका रेट अच्छा रहता है उसकी खेती करते हैं। कौन से प्रोडक्ट करते हैं सर? देखिए अलग अलग समय में अलग अलग चेंज होता है। जैसे ताश के पत्ते कुशल खिलाड़ी मौका देख के फेंकता है, वैसे हम भी मार्केट में नज़र रखते हैं कि कौन सी जड़ी की ज़्यादा डिमांड है। जैसे एक समय अश्वगंधा की बड़ी डिमांड थी। फिर सफ़ेद मूसली एक ऐसी है जिसकी हमेशा डिमांड रहती है, क्योंकि कहा जाता है कि भाई ये आपकी उम्र को 10-15 साल पीछे कर देती है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करती है। आपके शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स मतलब किडनी है, लीवर है, हार्ट है, ये युवा बना देगी उसको। अच्छा, ठीक है। तो सफ़ेद मूसली के लोग सोचते हैं कि भाई ये खाली मेन पावर बूस्टर है, ऐसा नहीं है। इसको बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, स्त्री पुरुष सब ले सकता है। ये बहुत सारे बीमारियों से लड़ने के लिए आपको ताकत देती है। अच्छा। अब ये ओपन सीक्रेट है कि इससे बड़ा एनर्जी बूस्टर कोई नहीं है। तो इसकी डिमांड हमेशा है, तो इसकी खेती कर रहे हैं। ठीक है। इंसुलिन पौधा है, और जो भी डायबिटीज का आदमी है उसको बेचारे को इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। अब एक पौधा ऐसा है जो टोक्यो यूनिवर्सिटी ने बड़ा रिसर्च किया है उस पर, उसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो आज की डेट में भारत में सबसे ज़्यादा इंसुलिन पौधे हमारे पास करीब 40,000 आज की डेट में है। ठीक है। जबकि भारत में 20 करोड़ डायबिटिक है, तो 40 करोड़ हज़ार से नहीं होगा। दूसरे किसान भी है उसको उगा रहे हैं। फिर एक स्टीविया है, जो भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा डायबिटिक है। डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, यानी डायबिटीज के रोगियों की राजधानी है भारत। और विदेशी कंपनियां आके उसके लिए दवाई बेच रही है। जी जी। जबकि हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। तो उनके लिए जो 0 कैलोरी वाला शक्कर होता है, वो एक पौधा से तैयार होता है। उसका पत्ती 25 गुना मीठा है। उसका स्टीविया बोलते हैं इंग्लिश में। हम लोग उसका नाम दिए हैं मीठा तुलसी। अच्छा। उसको हम भारत सरकार के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, CSIR IHBT पालमपुर से टाई अप करके। तो विश्व में जहाँ भी स्टीविया है उसमें थोड़ा कड़वापन भी रहता है। अच्छा। आफ्टर टेस्ट, यानी खाने के बाद बहुत मीठा है। तो लेकिन एक ऐसा वेराइटी स्टीविया का तैयार कर रहे हैं जिसमें कड़वापन है ही नहीं, और वो उससे जो शक्कर तैयार होती है वो 250 गुना मीठी होती है, लेकिन 0 कैलोरी। डायबिटीज का मरीज भी खाए, जिसको मोटापा से ग्रस्त आदमी है, वो भी उस शक्कर को खाए तो मोटापा नहीं आएगा, क्योंकि कैलोरी नहीं होती उसमें। तो ऐसी चीज़ें जो है, जो चीज़ों की जो भविष्य की फसल मानी जाती है, उस पर भी जोर देने की ज़रूरत है।
तो ये आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जिसका डिमांड है उसका खेती कर सकते हैं और उस पर आप खेती करके एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जैसे अगर हम डिमांड के ऊपर बात करें तो ये मार्केट अदर सिटीज़ पे भी है या अदर कंट्री पे भी है, कैसा भाई बताइए? दो बात है। पहली बात तो इंडिया अपने आप में सबसे बड़ा मार्केट है। हाँ और भारत जो है, मैं अभी भारत सरकार के आंकड़े देखना, हम पिछले 10 सालों में हर साल 35,000 करोड़ से 40-45,000 करोड़ तक का लकड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं। लकड़ी, बांस, इस तरह की चीज़ें है ना। यानी हमारा डॉलर यूरो देश से बाहर जा रहा है, विदेशी पूंजी जो संचित होती है। तो अगर हम उसे उगाते हैं तो देश का पैसा बचता है, बहुत डिमांड है। इंडिया में खुद बहुत बड़ा डिमांड है, पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। ठीक है, तो भारत का जो मार्केट है और उसे पकड़ना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि विदेशी कंपनियां इस देश में आ गई। अब देखिए, जो घड़ी लोग पहने हैं वो विदेश की, जूते जो पहने हैं विदेश का, सारे ब्रांड, हर माल में आप देखिएगा सारे विदेशी ब्रांड है, कपड़े भी विदेशी। यहाँ तक कि नाश्ता करने जाओ तो मैकडोनाल्ड और KFC सब विदेशी के। और हमारा युवा वहाँ जाता ही है, पूरा युवा वर्ग जो है विदेशी कंपनियों के उत्पाद यूज कर रहा है। आप रोक भी नहीं सकते उनको, क्योंकि हमने तो साइन किया है ना WTO में, तो उनकी उस कंपनी को हम आने से नहीं रोक सकते। और वो धीरे धीरे नूडल्स से लेके, नाश्ते से लेके, भोजन तक में कब्जा कर दिए। तेल भी ऑलिव ऑयल बेचने लग गए और पूरा पैसा इसके बहाने देश से बाहर जा रहा है। तो हम क्या करें? हमको उनसे डरने की जरूरत नहीं। मैं बोलता हूँ जो बेच रहे हैं बेचने दो। हमारा जो ताकत है, हमारी जो कोर एरिया है, हर्बल्स, मसाले, गुड़, जेगरी, एसेंशियल ऑयल यानी खुशबू वाले तेल, कलर जैसे अनाटो दिखाया, केसर जो केसर का विकल्प है, लेमन ग्रास ऑयल, दुनिया भर की एक बड़ी रेंज है जो उन्होंने नहीं उगा सकते। वहाँ बर्फ गिरती है, हम उगा सकते। तो हम ये मार्केट को लेके उनके यहाँ जाएं जी कि तुम हमसे अगर हमारे यहाँ का 100 रुपया खींच के ले जा रहे हो तो हम तो आप 500 लेके आएंगे। राइट, काली मिर्च बात है। हाँ। तो ये चीज़ें आप कर रहे हैं सर और वहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो बहुत सारा प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में आने वाले हैं, तो ये आ चुके हैं कि अभी आने ही वाले हैं? देखिए, मेरा कोर एरिया खेती है। मैं जहाँ खुश कहाँ रहता हूँ, बाजार में खुश नहीं रहता। बाजार तो मुझे मजबूरी में बाजार से संघर्ष करना पड़ा। मैं 40 देश घूमा बाजार ढूंढने के लिए, झोला टांग के, और दरवाजे खटखटाया। हर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में एक चेहरा होता था दाढ़ी वाला इंडियन, राजा राम जरूर रहता था। अच्छा। और भारत की जड़ी बूटियों के सैंपल लेके हम जाते थे। आज मार्केट हाथ में है। आज मार्केट चल के आता है बस्तर। अच्छा। 30 साल बाद। ठीक है, लेकिन ये रॉ मटेरियल की बात हुई। जब कलाम साहब से हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने हाथ पकड़ के ऐसे कहा था कि मैन, यू आर सेलिंग दिस हर्ब्स इन गिनी बैग्स, यानी बोरे में क्यों बेच रहे हो, प्रोडक्ट बनाओ। तो प्रोडक्ट बनाने में लगभग 15 साल लग गया। अब लॉन्च पैड पे सेकंड जनरेशन आ रही है। वो हमारी अपूर्वा जो मेरी बेटी है, वो करीब 25 लाख का पैकेज छोड़ के कोरोना के टाइम ज्वाइन की है हमको। और वो चूँकि लॉ के फील्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे एक्सपर्ट हैं वो, और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लॉ पे भी एक्सपर्ट है, दोनों पे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे और बौद्धिक क्षमता, क्या अपना बौद्धिक संपदा अधिनियम पे। तो वो इनको ग्लोबल मार्केट पे लेके जा रही है। इसके बारे में डिटेल तो वो बेटर है कि बोलते हैं द स्टोरी फ्रॉम द हार्सेस माउथ, आप उन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि क्या प्लान है। लेकिन मेरा मानना है बस्तर के प्रोडक्ट, छत्तीसगढ़ के प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट पे दस्तक देने जा रहे हैं। और चूंकि क्वालिटी है तो क्वालिटी सिर चढ़ के बोलती है, एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्वालिटी है। तो यहाँ के फार्मर हैं, ये कैसे इस चीज़ का लाभ उठा के एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं? लोग जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा राम सर हैं, वो अपनी नौकरी छोड़ के फार्मिंग कर रहे हैं और पूरे इंडिया के सबसे रिचेस्ट फार्मर हैं। उन्हें अभी अवार्ड भी मिला है, रिचेस्ट फार्मर ऑफ इंडिया 2023 का अवार्ड जो है इनको मिला है। तो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे और जो हमारे जो किसान भाई हैं वो इस मुकाम तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड करिए सर। देखिए, मेरा मेन उद्देश्य तो यही था ना कि बस्तर के युवाओं को बस्तर से बाहर जाना ना पड़े। वो यही उनको इतना रोजगार मिल जाए, उनके खेतों से इतना फायदा हो जाए। तो इसके चलते हमने ऑपरेशन मोड में चलाया। एक तो मिशन ब्लैक गोल्ड यानी काली मिर्च। तो काली मिर्च जो है हर
गांव में जो छोटे छोटे किसान हैं, हर किसान के पास घर में बाड़ी है, तो जो पहले से पेड़ लगे हैं साल के या आम के महुआ पे, उस पर हम हर एक को 20-20 पौधे दिए। इस तरह से अब तक हम 16,000 पौधे बांट चुके हैं। अच्छा। और अब उसके रिजल्ट आने लगे हैं। अब काली मिर्च कोई 20 किलो, कोई 30 किलो, कोई 50 किलो लेके आता है, और जो भी इंटरनेशनल मार्केट रेट रहता है उस दिन का तुरंत उनको पेमेंट मिलता है। पेमेंट मिल गया, उसके बाद जब एक्सपोर्ट होता है तो मान लीजिए ज़्यादा में एक्सपोर्ट हुआ तो डिफरेंस अमाउंट भी उनको खाते में जाता है। हम मिल के मार्केट करते हैं एक साथ, और मार्केट पूरा खुला है। एक लिस्ट जाएगी कि राजा राम जी का 100 क्विंटल है, आपका 50 क्विंटल, आपका 2 क्विंटल, आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपका कितना माल था, वो आपके खाते में चले जाएगा। बीच में कोई दलाल नहीं। अच्छा। कोई ये नहीं कि राजा राम जी को 5 रुपया ज़्यादा मिले। कहाँ जा रहा है हर एक को पता है, कितने में जा रहा है हर एक को पता है। ये सन 2003-04 से हम लोगों ने चालू किया। मतलब फुल ट्रांसपेरेंसी। ये एक संस्था बनाई, सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, शार्ट में CHAMF.org, और जो कि 2005 में भारत का सबसे बड़ा संगठन था। तो सोचिए अभी 20 साल में और कहाँ पहुँचा होगा। और सारे किसान जुड़ के हम मार्केट करते हैं। तो मार्केटिंग में अब हमें कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि सब एकजुट हो गए, और रेट हम चाहते हैं हमको वाजिब मिले। अच्छा। और ये जितने आदिवासी भाई हमारे साथ मिलकर खेती कर रहे हैं, ये हालांकि जैसा मैं सोचा था ना कि पूरा रातों रात बदल जाएगा, सारे किसान आ जाएंगे, पूरा बस्तर का तस्वीर बदल जाएगा, उतना हुआ नहीं। एक आदमी से हो भी नहीं सकता। एक आदमी, एक किसान ये कर सकता है, एक सक्सेसफुल मॉडल आपको दे दे। जैसे नेचुरल ग्रीन हाउस का मॉडल दिया मैंने, 40 लाख का पॉली हाउस बनता है, हमने वो 40 लाख वाला जो है लोहा, लक्कड़ और प्लास्टिक से बनता है, और हमारा जो है 1.5 लाख में तैयार हो जाता है। 40 लाख वाला जो है 7-8 साल में वो 0 हो जाता है। हमारा जो 1.5-2 लाख वाला है 10 साल में वो 3 करोड़ का लकड़ी देता है, ठीक है, और उस 20 साल तक चलता है। तो हमने एक नया मॉडल नेचुरल ग्रीन हाउस का दिया, काली मिर्च का दिया कि भाई एक नई वेराइटी बनाई काली मिर्च की, जो पूरे देश में 1.5-2 किलो देता है, तो ये 8 किलो देता है। अब इस मॉडल को हर घर तक पहुंचाने का काम सरकार का होता है। कोई नवाचारी किसान है वो एक चीज़ देगा, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं रहते कि सब तरफ पहुंचाए। लेकिन मैंने बस्तर के लिए जो प्रयास किया उसके अब रिजल्ट दिख रहे हैं, जिसे देख के खुशी होती है। हालांकि लगता है कि जितना हो सकता था उतना शायद मैं नहीं कर पाया, इससे और अच्छा किया जा सकता था या हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अब रिजल्ट मिल रहा है। किसान जुड़ रहे हैं। आप सुबह से शाम तक देखिए किसान आ रहे हैं। आपने देखा आज सुबह से 10 बजे से लेकर अभी तक कम से कम मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा लोग आके जा चुके हैं। सर, अभी अगर कोई सीखना चाहता है आपसे, ये काली मिर्च खेती है या आपका जो जड़ी बूटी के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? देखिए बड़ा सरल है। आजकल हर घर में बच्चे के पास मोबाइल है। आप राजा राम त्रिपाठी टाइप करोगे तो 1000 पेज मिल जाएगा। माँ दंतेश्वरी हर्बल टाइप करेंगे मिल जाएगा। और इंटरनेट में दाढ़ी वाले राजा राम एक ही है, उसमें सब जगह कांटेक्ट नंबर है। अच्छा। आप कांटेक्ट करें। पहले से सूचना देके आएंगे तो हम एक आदमी को तय कर देते हैं कि भाई अच्छे से दिखाए, घुमाए, क्योंकि बाकी टाइम सब लोग खेतों में रहते हैं। तो हमारी सोच ये है कि जो खेती आपके खेत में हो सकती है पहले तो वो तय कर लें। हर खेती हर खेत में नहीं हो सकती, और एक बार आपके खेत की जानकारी लेके बता देते हैं, फिर जो खेती आप करने वाले हो वो करके सीखो। आप हमारे यहाँ तो चलते रहता है, आओ अब पेड़ लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसमें क्या सावधानी बरतना है बता देंगे। हम बोलेंगे लगाओ, आप लगाएगा, जहाँ गलती होगा सुधार देंगे 2-4। 1-2 घंटे बाद आप समझ जाओगे कि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो समझ में आ जाता है, करके देखता है तो अनुभव भी हो जाता है। तो प्रैक्टिकल करके सीखे। तो जब जब जो क्रॉप हो रहा है, मान लो मूसली लग रहे हैं या ऑस्ट्रेलियन टीक लगा रहे हैं, तो उस टाइम हम बोलते हैं कि भाई जो किसान आ रहा है आप खुद भी लगा के देख लो, ऐसे जाके अपने खेत में लगा लेना। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। व्हाट्सएप पे आप कभी भी हमारे खेत पे खड़े हो सकते हो बात करके, हम आपके खेत पे खड़े हो सकते हैं। तीसरा, आप जैसे चैनल जो लोकप्रिय चैनल हैं उसके जरिए कि भाई इसकी खेती की विधि आप समय समय पे आप कहेंगे तो हम आपको एक क्रॉप का, एक साथ 10 क्रॉप का ट्रेनिंग लेने का जरूरत नहीं ना, देने का जरूरत है। जी। और किताबों से ज़्यादा मदद नहीं मिलता। मैं पहले बता दूँ, जहाँ जहाँ मैंने किताबों को पढ़ के शुरू किया जब आज से 30 साल पहले, वहाँ मैं डूब गया।
अच्छा। क्योंकि एक किताब थी उसमें लिखा था 100 प्रकार के जड़ी बूटी का खेती का विधि। मैं उसको खरीद के लाया, वो सोचा 100 प्रकार का जड़ी बूटी खेती मैं इससे देख के कर लूँगा। लेकिन जो जो पढ़ के किया वहाँ वहाँ फेल हुआ। अच्छा। तो बाद में मैं वो लेखक महोदय से भी मिला और मैंने उससे पूछा कि सर सच में आप 100 प्रकार का जो जड़ी बूटी का खेती का किताब लिखे हैं, आप खेती किए हैं क्या? हाँ खेती किया हूँ। फिर मैं तो किसान आदमी, पूछना चालू किया कितना दूरी में लगाए, कब लगाए, जो घास आया तो क्या किए, क्या डिस्टेंस रहा, कितना प्रोडक्शन आया। तो थोड़ी देर बाद बोले नहीं भाई मैं खेती नहीं किया हूँ, मैं देखा था। बोला अच्छा देख के लिखे थे, आपने क्या लगाया? तो जिंदगी में उन्होंने धनिया भी नहीं उगाया था। अरे बाप रे। तो ज़्यादातर किताबें मतलब हमारे देश में मैं कहता हूँ जो खेती में एक्सपीरियंस 10-20 साल करके कुछ सीखा है। क्योंकि किसान जो होता है अपने खेत का साइंटिस्ट है, उसके हर किसान के पास कुछ ना कुछ अनुभव रहता है। तो किसान जो है किताब नहीं लिखता, और जो किताब लिखते हैं शहर में बैठ के वो लोग खेती नहीं किए रहते। राइट। तो अनुभवों को डॉक्यूमेंटेड किया जाना चाहिए और किसान को सफल किसान से सीखना चाहिए पहले। हालांकि किताबें भी महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन वो जैसे अब यथार्थ के धरातल पे नहीं उतरती। जैसे सफेद मूसली है, किताब में लिखा है जून में लगाना चाहिए, जून में लगाना चाहिए, मानसून आता है लगाते हैं। लेकिन उड़ीसा वाला अगर जून में लगाएगा तो खेत उसका बर्बाद हो जाएगा। क्यों? वो 15 मई से मानसून आ गया है, तो जून जुलाई तक जाएगा तो पूरा खेत में पानी भर गया रहेगा। पंजाब वाला अगर जून में लगाएगा तो पूरा जून में इतना गर्मी रहता है, आपका पूरा कंधा सूख जाएगा, वो भी फेल हो जाएगा। उड़ीसा वाला भी फेल हो जाएगा। ठीक है। तो किताब में नहीं लिखा होगा कि उड़ीसा में यहाँ लगाओ, यहाँ इतने टाइम लगाओ, यहाँ इतने लगाओ। किसान को अपने फसल, अपने एरिया, अपनी जलवायु के आधार पे बहुत सारे निर्णय लेने पड़ेंगे। किताब में थंब रूल रहेगा, जैसे लिखा था। मैं खुद भुगता हूँ, मूसली का खेती कर रहा था तो बड़े जब थोड़ा पैसा हम लोग कमा लिए, पेपर में छपने लगा, तो ड्रिप इरिगेशन वाले आए और उन्होंने बढ़िया दिखाया, देखो ड्रिप लगा देने से आपका 25% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मैं गणित लगाया, अभी 3 लाख रुपया कमा रहा हूँ तो ये बढ़ जाएगा 25%, तो लगभग 1 लाख रुपया 70,000 और बढ़ जाएगा मेरा। तो हमने लगा दो 100 एकड़ में लगवा लिया। और पता चला कि भाई ड्रिप जो है वो कोई भी कंद वाला फसल में अगर पानी ज़्यादा दे दोगे तो उसमें फंगल आ जाएगा, सड़ जाएगा। अच्छा। तो काली मिट्टी वाला एक मेरा 25 एकड़ का खेत था चपका में। काली मिट्टी क्या ऊपर से तो दरार दिखेगा लेकिन अंदर उसमें नमी रहता है। अब दिए जा रहे हैं पानी, पूरा 25 एकड़ का मतलब 50 लाख का बीज डूब गया उसमें। अरे बाप रे। 50 लाख का बीज डूबा उसमें। और बाद में देखिए पूरा सड़ गया वो। तो ड्रिप इरिगेशन कहाँ के लिए जरूरी है? और उसी तरह स्प्रिंकलर का है। अब रेतीली जमीन में स्प्रिंकलर लगा दोगे तो मिट्टी कट जाएगा पूरा, है ना। तो कौन सी जमीन में कौन सा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है यह जानना भी महत्वपूर्ण है जी। और बोलते हैं कि मतलब नकल करो मगर अकल के साथ जी। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। जो किसान भाई हैं अगर सच में अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो उनको भी बहुत नॉलेज मिलेगा। जो अभी कुछ महीने पहले सर एक न्यूज़ आया था कि फार्मिंग के लिए हेलीकॉप्टर लिया गया। हेलीकॉप्टर भारत के लिए नया हो सकता है। हाँ। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिकन में किसान इसका हमेशा प्रयोग करते फार्मिंग के लिए ही लिए हैं हेलीकॉप्टर। और देखो ऐसा है, हमारे यहाँ जो फसल का छिड़काव होता है, हाँ। एक गांव में मान लीजिए 1000 एकड़ है। हाँ। तो फसल आज बीमारी आपके खेत में आया तो आपने डाला, हाँ। कल आपके खेत में आया आपने डाला, सबको अलग अलग दिन में डालते हैं। हाँ। जबकि होना चाहिए कि एक ही साथ सब में डाल दोगे तभी कंट्रोल होगा। अच्छा। क्योंकि जब तक तीसरे जगह वाला डालेगा तब तक यहाँ का बीमारी फिर पहुँच जाएगा। हाँ। है ना। महीनों दवाई छिड़कता है, आज वो डाल रहा है, उसके बाद पैसा नहीं तो एक हफ्ते बाद वो दवाई डाल रहा है। हाँ। तो बीमारी जो है 20% तक प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचा के जाती है हर साल। हाँ। ठीक है। और हम सोचते हैं ये शायद यही इसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। हाँ। अमेरिका के बराबर प्रोडक्शन हमारा क्यों नहीं होता? हाँ। जबकि हमारी ज़मीन अच्छी है। हाँ। और अब अमेरिका वाली कंपनी जो वहाँ जो बीज बेच रही है यहाँ भी बेच रही है। हाँ। तो बीज भी वही है, दवाई भी वो अमेरिकन कंपनी यहाँ भी बेच रही है वहाँ भी बेच रही है। हाँ। बीज वही है, दवाई वही है, ज़मीन अच्छा है, सिंचाई भी वही है, ड्रिप वो लगा रहा है, हम भी लगाए हैं, फिर भी प्रोडक्शन कम क्यों आता है? कारण है कि बीमारियों से मैनेजमेंट का हमारा तरीका है वो होना ही चाहिए कि एक साथ पूरा एरिया को, जैसे कोरोना हुआ था तब समझ में आया था ना कि इससे फिर फैल जाएगा, एक साथ आक्रमण करना है। तो
हमने तय किया कि भाई एक साथ अगर पूरे एरिया पे कंट्रोल करना है तो एक तो टाइम कम लगता है इसमें, हाँ। और ड्रोन का अपना एक लिमिट है कि भाई 15 किलो से ज़्यादा उठा के 20 किलो से ज़्यादा उठा के नहीं ले जा सकता, हाँ। बार बार बैटरी बदलेंगे, हाँ, हाँ। तो स्थिति वो आएगी, उससे किया जाना संभव मुझे नहीं लगा। फिर ऑस्ट्रेलियन टीक के ऊपर 100 फीट तक हमारे काली मिर्च लगी हुई है, वहाँ से इतना प्रेशर रहे कि वो 100 फीट तक का हम पूरा कर पाए, वो संभव नहीं। तो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से लिया। दूसरा कारण ये था कि हमने सोचा कि 50 से 100 गाँव को हम ये करके दिखाएंगे कि एक साथ अगर हम दवाई डाल के कंट्रोल करते हैं या उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी छिड़काव करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है। तो हमने चूँकि कई देशों में देखा तो इसके लिए हेलीकॉप्टर के लिए यहाँ किया। हालांकि अभी यहाँ पे चूँकि संवेदनशील क्षेत्र है, यहाँ ला के रखने वगैरह को लेके और कुछ कानूनी अनुमतियों की अभी आवश्यकता है, बट हेलीकॉप्टर गुड़गांव में है और जल्द ही हम कोशिश करेंगे वो यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाएं। दूसरा क्या है, बस्तर में जो जंगल जलते हैं, हमारी सोच थी कि भाई जहाँ जंगल में आग लगती है वहाँ कोई रोड तो होती नहीं कि दमकल जाएगा और बुझा देगा, कैसे रोकेंगे। तो हजारों करोड़ का नुकसान हर साल होता है। तो मेरी सोच है कि भाई अगर हम हेलीकॉप्टर से होगा तो हम 15 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे, क्योंकि फॉरेस्ट के पास तो हर जगह बीट गार्ड है, सूचना तंत्र है हमारा, 15 मिनट में पता चल जाता है वहाँ आग लगी, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। हम मूक दर्शक बने, हर साल जंगल को जलता देखते हैं और जंगल के साथ जल जाती हैं करोड़ों की जड़ी बूटी है, पेड़ और जीव जंतु, बर्ड। तो मेरा मानना है कि इस तरह के प्रयास जो है करेंगे आगे और इससे फ़ायदा मिलेगा जी। हम तो राज्य सरकार को एक प्रोजेक्ट बना के भी देने वाले हैं जी। कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट इसको हम बस्तर में करें, हम उसको चलाएंगे और जब आप देख लीजिए कि उसमें कितना फ़ायदा है तो सब जिले में करिए। कितने एकड़ में पूरा ओवरऑल आप लोग फार्मिंग करते हैं सर? देखिए, माधवदेव से हर्बल समूह जो है लगभग 1100 एकड़ पे है, जिसमें मैं, मेरे परिवार और मेरे साथियों का फार्म है जो कंबाइंड फार्मिंग करते हैं। सालाना टर्नओवर कितना है सर पूरी फैमिली का? ऐसा देखो क्या है कि लगभग ये चेंज होते रहता है। हमने 25 करोड़ के आसपास का तो लगभग प्रोडक्शन होता है और जब लकड़ी कटे तो 70 करोड़ भी है। 70 करोड़ जी, लकड़ी का तो बहुत डिमांड है, लेकिन हम अब काट नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले हम काटते थे। जब अब काली मिर्च हमको इतना दे रहा है तो उससे हमारा दाल रोटी चल रहा है, तो पेड़ को क्यों काटे, है ना। तो वो तो बढ़ ही रहा है ना, लकड़ी तो बढ़ रही है जी जी। तो आने वाली पीढ़ी के लिए है, ये सोच के हम कर रहे हैं। तो इनकम देखा जाए तो ये जो मॉडल है इसमें सच में बड़ा अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीक जो है उसकी बहुत डिमांड है। वो लकड़ी 8-10 साल में तैयार हो जाती है, 3-4 करोड़ का लकड़ी वो देती है। फिर काली मिर्च से भी 5 लाख 3 लाख से शुरू होगा, धीरे धीरे 15 लाख 20 लाख रुपए एकड़ तक कमा सकते हैं। और ये काली मिर्च ऑस्ट्रेलियन टीक 10% जमीन लिया, 90% में आप कोई भी दूसरी फसलें लगा लो, साग सब्जी सब लगाओ, तो जिससे आपका रोज का खर्चा निकलते रहे। तो इस तरह से अगर हम अपने ज़मीन को एक कारखाना में बदल देते हैं जी, ठीक है, शुरू में लगेगा भाई कुछ खर्चा लगेगा भाई, ट्रैक्टर में 5-7 लाख रुपए आप डालते ही हो, ज़मीन खरीदते हो तो 5 लाख रुपए एकड़ खरीदते हो, अब मान लो 6 लाख रुपए एकड़ पड़ा, सोच लो 1 लाख प्लांटेशन में पौधे में डाल दो, तो आपको खाद की ज़रूरत खत्म, खाद खरीदना नहीं पड़ेगा जीवन भर, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, चिड़िया है, वो सब चिड़िया है, आपको हमने दिखाया होगा जो पेड़ों के साथ में दीमक है, पेड़ों के साथ में मकड़ी है, पेड़ों के साथ चींटियां हैं, ये सब मिलके एक माइक्रो इकोसिस्टम बनाती हैं जो इंटीग्रेटेड प्रोटेक्शन सिस्टम बोलते हैं हम, बीमारियों से, इंसेक्ट से बचाव का सिस्टम है। तो अलग से कोई खर्चा नहीं पड़ता। तो इस खेती के जरिए हम अधिकतम फायदा ले सकते हैं और हम लोग तो ले ही रहे हैं। हम कहते हैं कि आप आओ खेत पे, खुद क्या प्रॉफिट है खुद कैलकुलेट करो, जरूर सर। आप स्वयं देखो, लगा हुआ फसल को आओ, देखो कि भाई 1 फीट में कितना आ रहा है, तो टोटल कितना लगा होगा एक पेड़ में। जब लकड़ी वाले आते हैं तो हम बोलते हैं कि वो पूछेंगे कि लकड़ी का क्वालिटी क्या है, कैसे है, सैंपल भेज दो। हम बोलते हैं कुछ नहीं, एक पेड़ आओ जिसमें काली मिर्च नहीं चढ़ा है उसको काट लो, उसका पैसा हमको दे दो, आप टेस्ट कराओ, ले जाओ पूरा। एक पेड़ जो रहता है सर अभी ऑस्ट्रेलियन वो कितने का होता है लगभग? अब देखो 7वें साल में काटोगे तो जैसे अभी आपने एक पेड़ लगा था ना, कटा हुआ है, लकड़ी देखा, कहीं से भी सागौन से कमजोर दिखता है? नहीं, हार्डनेस, चमक, हर हिसाब से सागौन दिख रहा है। वो 7-8 साल का है। लेकिन अगर उसी को 10 साल 12 साल रख दोगे तो
उसका और बढ़ जाएगा। तो हम एक 10 साल के पेड़ से उम्मीद करते हैं 25 से 30 हज़ार की लकड़ी का एक पेड़ का। अब 1 एकड़ में आप अगर 700 पेड़ लगाएं तो 200 पेड़ मान लो एकदम दुबले पतले निकल गए, तो 500 पेड़ भी अगर हो रहे हैं तो 30,000 के हिसाब से, 25,000 के हिसाब से आपके एक कैलकुलेटर में लगाइए। लगभग 30 लाख लगभग आप लोग कर सकते हैं लगभग, आई थिंक। मेरे ख्याल से 1 जीरो आप भूल गए। 3 करोड़? अच्छा, 3 करोड़ का मतलब पेड़ लगा सकते हैं। जैसे कोई जॉब करता है, अच्छे से अच्छा पोस्ट हो, एक IAS भी हो, पूरा लाइफ जॉब करे तो 3 करोड़ कमाएगा, और 10 साल में आप पेड़ लगा के, मतलब 5-6 एकड़ में पेड़ लगा के। यकीन नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। होता है। हम किसानों को जो जिस फॉर्मेट में डाला गया है, हम कभी बड़े सपने देख ही नहीं पाते। करोड़ तो अभी आपने भी गुणा करके 30 लाख से आगे बढ़ना सोचा भी नहीं। जबकि पेड़ लगे हुए हैं, मोटाई आप नाप लो, खरीदार है उसको फोन कर लो, मार्केट में खरीदार है, सैंपल रखा हुआ है, सैंपल दिखा दो, क्यों भाई क्या भाव लोगे, वो आधे कीमत पे लेगा सागौन की, 1000 रुपया 1200 रुपया क्यूबिक फीट लेगा। 1000 रुपये में भी लेता है तो आप 3 करोड़ की लकड़ी है। वो लगभग 4-4.5 करोड़ होता है। मैं हमेशा कम बताता हूँ। मैं काली मिर्च में भी बोलते हैं कि सर इसमें तो 25 लाख का निकल जाएगा कैलकुलेशन। मैं बोलता हूँ 5 लाख मानो। ज़्यादा मिलेगा तो कोई छुड़ा नहीं लेगा, क्योंकि रेट तो आपको वही मिलना है जो राजाराम को मिलना है। ठीक है, पैसा आपको उतना ही मिलना है। ज़्यादा मिलेगा तो कोई खींच नहीं लेगा, लेकिन आप कम सोच के चलो, ज़्यादा मत सोचो। कि कम से कम कितना मिलेगा सोचो। जैसे मान लीजिए 1 एकड़ में मैंने बोला आपको 10 लाख रुपया इनकम आएगा, और आपको 8 लाख आया, तो आप बोलोगे सर 2 लाख घाटा हो गया। और वही मैंने बोला 1 एकड़ में 5 लाख आएगा, और आपको 7 लाख आया, 8 लाख आया, तो आप बोलोगे सर 3 लाख मेरे को ज़्यादा मिल गया ना। तो केवल सोच की बात है। तो मेहनत ज़्यादा करो, उम्मीदें बहुत ज़्यादा मत बांधो जी। और जो मिलता है उससे संतोष करो जी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, कि आप यहाँ ग्लोबल मार्केट में जाएं और वहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। वहाँ पे डंका बजना चाहिए कि यहाँ का प्रोडक्ट जो है, मतलब बेस्ट क्वालिटी, पूरे वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट पे जा रहा है। और खूब आगे बढ़िए, और भी बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत सब शुभकामनाएँ आपको। और अभी हम इनके फार्म हाउस जाएंगे, जहाँ पर अभी पूरा घूमेंगे और देखेंगे कि जो काली मिर्च की खेती है वो कैसे होता है, और जो प्लांटेशन है वो सब देखेंगे। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को भी देखना है, क्योंकि सर ने बता दिया, मैंने आपको बता दिया, आपको यकीन ना हो तो आप एक बार विज़िट भी करिए इनके जो फार्म हाउस है यहाँ पर। मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाने पे, इंजीनियर डॉक्टर बनाने पे 10-10 लाख 20-20 लाख खर्चा करते हैं। ज़रूर पढ़ाओ, बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाओ, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा बड़ा घर या गाड़ी लेने के बजाय 2 एकड़ 4 एकड़ में ऑस्ट्रेलियन टीक और काली मिर्च जैसी फसल को लगा लो। जब तक कि बच्चे पढ़ेंगे ना, 4 साल 5 साल में डॉक्टर बनेंगे, 5 साल में इंजीनियर बनेंगे, यकीन मानो ये 5 एकड़ इतना आपको बेनिफिट देने लग जाएगा कि वो बड़ी बड़ी नौकरियों के बजाय वो आपके पास रहेंगे। क्योंकि पैसा बड़ी चीज़ आज हो गई है, अर्थ प्रधान युग है, और 1 एकड़ से 5 से 10 लाख रुपया तक कमा सकते हैं, और 30 लाख से 50 लाख रुपए भी कमा सकते हैं 1 एकड़ से। एक क्वेश्चन और सर, लास्ट क्वेश्चन जी, कि आप नौकरी छोड़ के ये फार्मिंग करने स्टार्ट किए, बट अभी के डेट में लोगों का ये मानसिकता है कि फार्मिंग नहीं करना है, कोई जॉब खोजना है और वो करना है। तो इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि जॉब से कितना बेटर है फार्मिंग। 2 बातें, एक तो 1 अरब 44 करोड़ लोग हैं, अगर सब कोई जॉब ढूंढेंगे तो ये जो सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को लंच और रात का डिनर आएगा कहाँ से? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक इंसान है उसे भोजन चाहिए। ठीक है, तो मेरा मानना है कि खेती का उद्योग दिनों दिन आगे बढ़ेगा। और आज हालात ये हैं कि 10 एकड़ वाला ज़मीन वाला 5 एकड़ ज़मीन बेच के घूस दे के चपरासी बनना चाहता है जी। जबकि मेरा मानना है आप 5-10 एकड़ में मेहनत करो। बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं। हमने तो ऐसा सिस्टम निकाला है, ना ज़्यादा मेहनत लगना है, ना ज़्यादा लेबर, ना बहुत ज़्यादा पैसा। लेकिन आप धरती पे अगर प्लांटेशन कर देते हो और ऑस्ट्रेलियन टीक, काली मिर्च लगा के बीच में इंटरक्रॉपिंग चालू कर देते हो, भले साग सब्जी का करो, जड़ी बूटी का करो, मसाले की करो, तो आप निश्चित मानिए 1 एकड़ से इतना कमा लेंगे। अगर 3-4 एकड़ आपकी ज़मीन है तो आप एक सेकंड क्लास गजेटेड अफसर जितना कमा रहा है
उससे ज़्यादा कमाएंगे। हाँ, घूस वाली बात नहीं बोल रहा ना, घूस लेके तो पटवारी या छोटे छोटे कर्मचारी भी मैं सुनता हूँ कि उनके यहाँ बहुत फायदा हुआ, लेकिन वो रकम वास्तव में संतोष नहीं देती जी। आप आत्मसंतोष नहीं देती, अनैतिक पैसा। लेकिन जब खेतों में आप मेहनत करते हो और धरती माँ जब आपको समृद्धि देती है, तो वो आपको आत्मसंतोष भी देती है, आप रोजगार का सृजन करते हो। जैसे मैं बैंक में था तो मैं अपना घर पाल रहा था, आज 400 परिवार 700 परिवार जुड़े हैं, उनका घर मैं नहीं पाल रहा हूँ। मेरा मानना है उनका घर चल रहा है इस उद्यम से। मैं तो केवल एक कुरियर सर्विस वाला हूँ, उनका हिस्सा उन तक पहुँचा देता हूँ बस। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था और आगे भी इस पर बात करेंगे, क्योंकि आज बहुत थोड़ा सा समय लिया हूँ आपसे। आगे हम एक एक जैसे काली मिर्च है उसके ऊपर पूरा बात करेंगे कि कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे मार्केट में जाता है, ग्लोबल मार्केट में क्या डिमांड है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जड़ी बूटी हैं, उनके बारे में। अभी तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये एक पॉडकास्ट बनाया है, आगे और भी आगे हम ऐसा करेंगे जी। जब आप आएंगे तो और कोई मीटिंग नहीं रखेंगे, पहले से तय कर लेंगे और पूरा जी बोल देंगे। इस बार क्या बैठ के किए हैं, पर आने वाले टाइम खेत में जाके इंसुलिन के पौधे के खेत पे खड़े होकर कैसे ये लड़ेगा। इस देश के सबसे बड़ा दुश्मन चीन नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, डायबिटीज। राइट। कैसे इससे लड़ेगा, उसके हथियार कहाँ तैयार हो रहे हैं आप देखो। स्टीविया कैसे लोगों की जिंदगी में मिठास घोलेगी, उसके खेती पे खड़े होके। ठीक है, ऐसे एक एक क्रॉप पे खड़े होके हम कर लेंगे। जरूर सर, करेंगे ऐसा। थैंक यू, जय जोहार जी, नमस्कार।